नो बेसिक्स के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। गुलाम वंश को हम लोग देख रहे थे, उसी की कड़ी में ये दूसरा वीडियो है जिसमें गुलाम वंश को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। पीछे के वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया हुआ था इल्तुतमिश के बारे में और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो इल्तुतमिश जब उसकी मृत्यु होती है तो वो उसके पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश के दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा उसकी मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में लड़ता हुआ, वह मारा जाता है और वो काफी योग्य था। जो इल्तुतमिश का दूसरा बेटा होता है, छोटा बेटा, वो काफी अयोग्य होता है। तो यही कारण होता है कि इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को घोषित करता है। अब उसकी मृत्यु जब होती है उस समय रजिया बाहर होती है, दिल्ली से बाहर होती है। ऐसी स्थिति में उसका जो छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तो वो गद्दी पर बैठ जाता है और उसमें उसकी मदद करती है उसकी माँ शाह तुर्कान। और वास्तविक सत्ता जो है शाह तुर्कान के ही हाथों में होती है। और कहा जाता है कि शाह तुर्कान काफी क्रूर महिला थी और शासन का संचालन सही तरीके से वो नहीं कर पा रही थी। उसके शासन के तौर तरीकों से जनता बहुत ज़्यादा दुखी थी। ऐसी स्थिति में जब रजिया सुल्तान वापस दिल्ली आती है तो वो लाल वस्त्र पहनकर जनता के बीच में आती है। और लाल वस्त्र उस समय न्याय मांगने का एक प्रतीक होता था। इसकी प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। तो रजिया सुल्तान ने जनता से न्याय मांगा कि उसके पिता ने किस तरीके से उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था, परंतु शाह तुर्कान और भाई ने गद्दी संभाल ली और शासन भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जनता उससे काफी ज्यादा नाराज है, दुखी है। गलत तरीके से शासन चला रही है। जनता जो है सो पूरी तरीके से साथ देती है रजिया सुल्तान का। इसका नतीजा होता है कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है। मतलब जनता जो है सो बगावत कर देती है। अंततः शाह तुर्कान को और उसके भाई फिरोज शाह को, दोनों को बंदी बना लिया जाता है। बाद में उसके भाई की हत्या भी कर दी जाती है और इस तरीके से रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। तो रजिया सुल्तान पहली महिला थी, पहली मुस्लिम महिला थी जो कि दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी। तो और भी बाद में जाकर कुछ महिलाएं आती है, शासन संभालती है, लेकिन रजिया सुल्तान पूर्ण रूप से शासन संभालने वाली भारत की पहली महिला होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि रजिया सुल्तान पहली महिला होती है। उसके बाद जब वो शासन संभालती है तो पूरी तरीके से पुरुष के वेशभूषे में दरबार में आती है। वो पुरुषों की तरह टोपी पहनती है जिसे कुपा कहा जाता है, कोट पहनती है। तो पुरुष के वेश में आती है। प्रथा प्रथा बिल्कुल नहीं थी। अब उस समय का जो समाज था उसकी आप कल्पना करें कि काफी ऑर्थोडॉक्स समाज था और उसमें भी मुस्लिम समाज जो कि ऐसे ही काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी तुर्क सरदार थे, जो अमीर थे, वो उसके इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करते हैं। व्यवहार स्वीकार नहीं, दूसरी चीज ये भी उन्हें नागवार गुजरता है कि कोई महिला उनके ऊपर शासन कर रही है। इन सब चीजों से रजिया सुल्तान के विरोध में एक माहौल बनना शुरू होता है। दरबारी लोग ही उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू करते हैं। अब इन सब चीजों में क्या होता है कि एक याकुत नाम का व्यक्ति होता है जो अबिसीनिया का नागरिक होता है। तो उसके साथ उसे रजिया सुल्तान का सहयोग मिलता है और रजिया सुल्तान भी उसे काफी ऊंचे पद देती है। इन बातों से जो अमीर लोग थे, जो सरदार थे, तुर्क सरदार थे, तुर्कानी जो चहलगानी के सदस्य थे, वो काफी ज्यादा नाराज होते हैं। और रजिया सुल्तान का याकूत खान के साथ एक संबंध भी विकसित हो रहा था, प्रेम प्रसंग भी विकसित हो रहा था। तो इन सब चीजों से
जो तुर्क सरदार थे वो काफी ज्यादा नाराज थे कि वो शासक के गुण रजिया सुल्तान में नहीं है। रजिया सुल्तान की वजह से जो शासक और शासन है, जो दिल्ली सल्तनत है, उसकी बदनामी हो रही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक भटिंडा का शासक होता है अल्तुनिया। तो अल्तुनिया को ऐसा कहा जाता है कि उसके जो रजिया सुल्तान के अपने जो सरदार लोग थे, उन लोगों ने आमंत्रित किया, या कह ले कि एक षड्यंत्र रचा कि अल्तुनिया जो है वो आक्रमण करे दिल्ली सल्तनत पर और इस पर अधिकार कायम कर ले। अल्तुनिया वैसा ही करता है। साथ में जो है लाहौर और पंजाब के क्षेत्र में, सरहिंद के क्षेत्र में एक बगावत भी शुरू हो जाती है, और वो एक षड्यंत्र का ही नतीजा होता है। उस बगावत को, उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान खुद निकलती है और साथ में याकूत खान भी निकलता है। तो उन दोनों की हत्या करवा दी जाती है, और ये हत्या करवाई जाती है अल्तुनिया के द्वारा, और याकूत खान की हत्या करवा दी जाती है और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है। ऐसी स्थिति में रजिया सुल्तान क्या करती है, एक कूटनीति का प्रयास करती है और वो अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। अब विवाह करने का उसका जो रजिया सुल्तान का उद्देश्य वही होता है कि वो अपने शासन को काफी मजबूत कर पाएगी, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक हो नहीं पाता है। और इसी क्रम में क्या होता है कि कहीं वो जब वापिस लौट रहे होते हैं अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दिल्ली में, तो कैथल के नजदीक उनकी हत्या करवा दी जाती है। ये हत्या कहा जाता है, किसी ने कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि कुछ डाकुओं के द्वारा ये हत्या की गई थी उन दोनों की। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि ये हत्या जो करवाई गई थी उसके तुर्क सरदारों के षड्यंत्र के तहत ही करवाई गई थी। तो ये सारी बहुत कुछ बातें हैं। अब रजिया सुल्तान का जब शासन समाप्त होता है 1240 ईस्वी में, उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनते हैं। और ये क्या था कि बिल्कुल अयोग्य शासक था। सत्ता जो है वास्तविक जो सत्ता थी वो तुर्काने चिहलगामी के हाथों में थी। और इसके समय में दो नायब उभर कर आते हैं। नायब क्या है कि एक शासक के बाद, राजा के बाद सबसे सर्वोच्च पद जो होता है मंत्री का, वो नायब का ही होता है। तो दो नायब बनते हैं। पहले का नाम होता है यत्तगीन, उसकी हत्या होती है। वो हत्या करवाता है बदरुद्दीन, और बदरुद्दीन सुंकर रूमी उसका पूरा नाम होता है, और खुद नायब बन जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी भी हत्या करवा दी जाती है। अंततः क्या है कि बहराम शाह की भी हत्या होती है। और इसके समय की एक और खासियत होती है कि इसके समय में मंगोलों का आक्रमण होता है, और पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब के कुछ क्षेत्रों को मंगोल जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो इस तरीके से बहराम शाह का भी कहानी यहाँ पे खत्म होता है, समाप्त होता है। मात्र 2 सालों के लिए वो राजा रह पाता है। अगला जो सुल्तान बनता है वो अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। ये भी सिर्फ 4 साल तक ही शासन कर पाता है, और ये इल्तुतमिश का पोता होता है, इसकी भी हत्या करवा दी जाती है। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखिएगा कि इस समय बलबन का प्रभाव जो है सो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बलबन जो है वो इल्तुतमिश का दास था, वहां से उसकी प्रगति शुरू होती है। वह रजिया के समय में भी होता है, वहां पे छोटे पद पर होता है। बहराम शाह के समय में और ऊंचे पद पर आगे बढ़ता है। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में और भी ज्यादा वो शक्तिशाली हो जाता है, और इसका बलबन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो 4 सालों के बाद ही मसूद शाह की हत्या हो जाती है। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद बनता है सुल्तान, और ये 20 साल तक राज करता है। तो 20 साल राज करने का मुख्य जो कारण होता है वो होता है कि बलबन का पूरा सहयोग प्राप्त होता है इससे। इसने अपनी बेटी की शादी बलबन के साथ की थी, और बलबन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो काफी बुद्धिमान व्यक्ति था,
और कूटनीतिक रूप से काफी योग्य व्यक्ति था। उसमें एक राजा और एक सुल्तान होने के सारे गुण मौजूद थे। तो वो जो है नासिरुद्दीन महमूद को पूरा सहयोग करता है और कूटनीति के तहत ही अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ करवा देता है और शासन की जो वास्तविक जो नियंत्रण होता है अपनी हाथों में ले लेता है। बलबन जब इसकी शादी करवाता है नासिरुद्दीन महमूद के साथ में, उसके बाद महमूद जो है उसको एक पद भी देता है और वो पद होता है नायबे मुमलकात का, और एक उपाधि देता है और उपाधि देता है उल्गू खान की। तो इस तरीके से जो है सो 20 सालों तक ये शासन करता है। अंततः इसकी भी हत्या कर दी जाती है, इसका कोई संतान भी नहीं होता है और ये भी कहा जाता है कि इसकी हत्या में उसके ससुर का ही हाथ था, अर्थात बलबन का ही हाथ था। और अंततः बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का सम्राट बन जाता है। तो जब बलबन जब सम्राट बनता है तो वो जानता है कि वो एक बहुत छोटे से ओहदे से उठकर आया हुआ व्यक्ति होता है। पहले वो दास होता है इल्तुतमिश का, वहां से धीरे धीरे अपनी उसने दिल्ली सल्तनत में पैठ बनाई, छोटे छोटे ओहदों को धारण करता हुआ उच्च पदों पर वो पहुंचता है और अंततः दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान बन जाता है। तो उसे एक भय होता है कि उसके चारों ओर के लोग उसके विरोधी हैं, तो विरोधी हो सकते हैं। उसके कारण से वो एक सिद्धांत लाता है जिसे देवत्व का सिद्धांत कहा जाता है। वो अपने आप को पृथ्वी पर देवता का प्रतिनिधि बतलाता है और जनता में वैसी ही छवि अपनी वो प्रस्तुत करता है और बहुत कड़ाई से वो मुस्लिम के जो नियम होते हैं, इस्लाम धर्म के जो बातें की गई हैं वो काफी कठोरता से वो लागू करता है। जैसे वो मद्यपान निषेध करता है, अर्थात शराब पीने पर पूरी तरीके से रोक लगवा देता है। नौरोज का त्योहार शुरू करता है, अपने दरबार की साज सजावट शानो शौकत बहुत ज्यादा बढ़ाता है। मतलब उसका जो तरीका होता है बलबन का, वो यही होता है कि वो ऐसा दिखलाना चाहता है आडंबर को, काफी ज्यादा वो आडंबर दिखलाकर अपने आप को एक बहुत सर्वशक्तिमान व्यक्ति, अल्लाह का प्रतिनिधि, इस तरीके की चीजें वो करता है, लोगों के सामने अपनी वैसी छवि प्रस्तुत करता है। इसके लिए 2 सिस्टम भी वो लेकर आता है, सिजदा और पेबोस लागू करता है। सिजदा होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी के दरबार में प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही वो कमर से ऊपर अपने शरीर को झुकाकर एक सलामी पेश करता है राजा को। तो इसे सिजदा कहा जाता है। पेगोस कहा जाता है कि वो सुल्तान के समीप पहुंचते हैं, उसके पैरों को चूमता है। तो इन दोनों प्रथाओं को बलबन ने बहुत कठोरता पूर्वक लागू किया था, बहुत कड़ाई से लागू किया था। मद्यपान निषेध लागू करवाया, नौरोज की त्योहार मनाना शुरू करवाया। अपने उसके बाद एक और सिस्टम वो शुरू करता है, वो है लौ और रक्त की नीति अपनाता है। लौ और रक्त का मतलब ये है कि वो काफी कठोरता से शासन करता है और अपने विरुद्ध, उसके विरुद्ध अगर कोई भी आवाज उठती है तो उसको कठोरता पूर्वक दबा देता है, उसकी हत्या करवा देता है। तलवार के बल पे शासन करने वाली बात होती है। अपने सारे विरोधियों का उसी तरीके से वो अंत करता है और जो शत्रु राज्य होते हैं उनके साथ भी वो वही व्यवहार करता है। लौह और रक्त की नीति को अपनाता है। इस प्रकार से वो अपने शासन व्यवस्था को मजबूत बनाता है और दिल्ली सल्तनत को भी कह लें कि मजबूत करता है। एक गुप्तचर व्यवस्था की भी इसने शुरुआत की। उसके पीछे भी कारण वही था कि वो सशंकित रहता था कि उसके ऊपर क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, तो उन सारी चीजों की जानकारी उसे होनी चाहिए, उसके राज्य की हर गतिविधि का पता उसे होना चाहिए। तो
तो इसके लिए एक गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत करता है बलबन, और गुप्तचर को बरीद भी कहा जाता है। मंगोलों से रक्षा के लिए वो एक मजबूत केंद्रीकृत सेना का गठन करता है, या सेना को कह लें कि और भी ज्यादा केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड कर देता है। मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, इल्तुतमिश के समय से ही मंगोलों के आक्रमण का एक भय बना हुआ था, तो अब वो आक्रमण होने लगे थे दिल्ली सल्तनत पे। जैसे कि पहले की हम लोगों ने देखा बहराम शाह के समय में मंगोलों ने आक्रमण करके पंजाब के कुछ हिस्से को जीत लिया था। तो मंगोलों का रेगुलर एक डर बना हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए मजबूत केंद्रीकृत सेना गठित की गई। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर स्वयं को खलीफा का सहायक भी कहा। 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है। करीब 20-21 साल तक यह शासन करता है, लेकिन जितने दिनों तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत को एक मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद के जो शासक आते हैं वो अयोग्य होते हैं। जैसे कैकूबाद बनता है 1287 में, और ये बलबन का पोता होता है, और इसके पिता का नाम होता है बुगरा खान। बंगाल का ये सूबेदार भी होते हैं इसके पिता। तो इसके पोते को, पिता को गद्दी नहीं, बुगरा खान को गद्दी नहीं सौंप के कैकूबाद को गद्दी सौंपी गई, और कैकूबाद का लालन पालन पोषण जो हुआ था वो बलबन के संरक्षण में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि काफी कठोरता से, मुस्लिम रीति रिवाज से उसका लालन पालन हुआ था। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा कठोर था। तो ऐसी स्थिति में जब वो मात्र 17 साल की उम्र में सुल्तान बनता है, तो वो भटक जाता है, उसका मन और मिजाज भटक जाता है। शासन पर उसका ध्यान कम होता है, और भोग विलास की चीजों पर उसका ध्यान बहुत ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में पिता और पुत्र के बीच में एक विवाद भी उत्पन्न होता है बुगरा खान के साथ में। इवन की स्थिति नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बुगरा खान हमला करके उस पर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार जमा लेना चाहते हैं। बुगरा खान तो बंगाल के एक सूबेदार हैं, एक गवर्नर हैं, लेकिन अपने बेटे को ही गद्दी से हटाकर पूरी सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहते हैं। कैकूबाद के व्यवहार से वो इतने ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन अमीर सरदारों का उसमें एक बीच बचाव होता है, और पिता पुत्र के बीच में टकराव होने से अमीर सरदारों ने एक रोक लगा दी, कह लें कि रोक लिया। इसी के समय में तैमूर लंग या तैमूर खान का आक्रमण होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है, और पंजाब पर वो जीत लेते हैं। अंत समय में क्या होता है कि कुछ ही, अंत समय तो नहीं कहना चाहिए, 17 साल की उम्र में ही ये राजा बना था और 1287 की ये बात है। 3 साल के बाद ही ये लकवा ग्रस्त हो जाता है। जब लकवा ग्रस्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका एक नाबालिग बेटा होता है जिसका नाम होता है क्यूमर्स, उसे राजा बना दिया जाता है 1290 में। अब वो तो नाबालिग बच्चा है, खुद तो उम्र है कैकूबाद की 20 साल थी, अब उसका एक बेटा है तो उसकी उम्र कितनी होगी? एक नाबालिग बच्चा है वो, उसे बना दिया गया है नाम मात्र के लिए, और वास्तविक सत्ता जो है वो किसी और के हाथों में होती है। वास्तविक सत्ता होती है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के हाथों में, और यही क्यूमर्स का संरक्षक होता है। अंततः 3 महीने के बाद ही इसे बंदी बना लिया जाता है क्यूमर्स को, और बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से इतबारी तुर्क का शासन समाप्त हो जाता है, गुलाम वंश का दिल्ली पर शासन समाप्त होता है, और एक नए वंश का शासन प्रारंभ होता है दिल्ली पर, और वो वंश था खिलजी वंश। और इस वंश के शासन की स्थापना करने वाला व्यक्ति था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी वंश की स्थापना करता है, या कह लें कि खिलजी वंश के शासन की स्थापना करता है। तो
तो आगे की वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में देखेंगे और जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।